देखें, तो देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बताया। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है वो एक टिपिकल चेन होती है जिसमें पहले रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है, फिर उसके बाद में हम उसको अपने वेयर हाउस में रखते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको पैक करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर हम उसे कस्टमर्स तक भेजते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमारी कॉस्ट बच जाती है, हमारी सर्विस अच्छी हो जाती है, क्योंकि आज मैं अपने नाम से धंधा कर रहा हूँ। आप सोचिए ना, एक तो मैं मैगी बेच रहा हूँ, तो मुझे क्या लेना देना है यार कि मैगी, जो मैं मैगी का प्रोडक्ट ग्राहक को दे रहा हूँ वो सही है गलत है, क्योंकि इज्जत मैगी की खराब होनी है। लेकिन अगर मैं खुद का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मैं अपनी सर्विस अच्छी कर दूंगा, मैं इफेक्टिव तरीके से काम करूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का माल लेकर आऊंगा, अच्छे से अच्छा अपना नेटवर्क बनाऊंगा, अच्छे से अच्छे सप्लायर बनाऊंगा, जगह जगह पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोल दूंगा, वेयर हाउस खोल, मैं पूरी एक चेन बना दूंगा, जिससे स्टार्टिंग से जहां से प्रोडक्ट का बनाना मैं शुरू कर रहा हूं और जब तक ये प्रोडक्ट बिक रहा है, वो जो चेन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बिके एकदम सही बिके। मुझे बताएं, क्या ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट समझ में आया? ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है इससे रिलेटेड, बट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इससे आप खुद भी लिख सकते हैं इसके बारे में। तो जल्दी से मुझे एक बार चैट पर बता देंगे आप लोग कि यहां तक का आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट बात आ जाती है कि सर ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वही है कि आपकी फैसिलिटीज जो है वो ज्यादा सही हो जाएंगी, कस्टमर की रिक्वायरमेंट आप पूरा कर दोगे, पूरा जो टोटल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बचेगी, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बचेगी। अब देखें, ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए दिसंबर 2018 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप इसको देखें। देखिए इसको यहां पर हम लोगों ने इस तरीके से भी बनाया हुआ है और आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको। सबसे पहले बंदा क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, फिर सोर्सेस देखेगा कि मैं माल लेकर कहां से आऊं, फिर वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर वो उसको आगे डिलीवर करेगा और उसके बाद में कुछ माल उसके पास वापस भी आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुने। 2015 की बात है, मेरा एक स्टूडेंट था राहुल नाम का लड़का, वो ना बड़ा मस्त मौला टाइप आदमी था, इतना ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान, अच्छा था पढ़ाई में बट वो मस्त रहता था। मैंने उससे बोला, मैंने कहा तू पढ़ के करेगा कंपनी में काम? लगता तो नहीं है तू कंपनी में बैठ के काम करने वाला आदमी है, तेरा दिमाग कहीं और ही चलता है, मैंने देखा है। बोला सर मैं सर अपना काम खोल रहा हूँ खुद का, मैं अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे ये जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना वो मैं बेचूंगा सर, वो आज का बड़ा स्कोप है इसमें। मैंने कहा अच्छा क्या बेचेगा तू? बोला सर मैं अच्छी क्वालिटी के वो बेचूंगा, हेलमेट बेचूंगा सर, जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं ना लड़के, उनके लिए मैं हेलमेट बेचूंगा अच्छी वाली क्वालिटी के। मैंने कहा क्या प्रोसेस क्या है, कुछ समझा दे यार मेरे को। बोला सर मैंने प्लानिंग कर ली है सबसे पहले कि मैं हेलमेट बेचूंगा, मैंने बहुत अपना देख, मुझे इसकी नॉलेज है, मैं सब जानता हूँ, मेरी प्लानिंग हो चुकी है सर। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बोला सर अब मैंने दिल्ली से जाकर मैंने बात कर ली है, वहां से मैंने अपने सोर्स ढूंढ लिए हैं, रॉ मटेरियल लेकर आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर सर मैं उस पे अपना स्टिकर लगा के और वो मेरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा। फिर सर मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, फिर मैं उसको डिलीवर कर दूंगा। फिर बोला सर कुछ चीजें रिटर्न भी आ जाती हैं सर, कभी कभी फ्लिपकार्ट अमेजन पे कुछ चीजें वापस आ जाती हैं, तो उसको थोड़ा बहुत ठीक करके फिर दोबारा निकाल देंगे, क्योंकि इसकी भी प्लानिंग करी जाती है, वरना हमारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं सप्लाई चेन और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया। तो अभी तक हमने पढ़ा सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक तरीके की चेन होती है जिसके अंदर कोई भी बंदा जब नया प्रोडक्ट बना रहा होता है तो वो क्या चीज करता है, वो ये चीज देखता है कि प्लानिंग करता है उसे क्या प्रोडक्ट बनाना है, सोर्सेज देखता है, बनाने लग जाता है, उसके बाद में उसे डिलीवर करता है, रिटर्न वापस आ जाता है, तो फिर उसका भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है जिससे उसका लॉस जो है वो उतना ज्यादा ना हो जाए। नेक्स्ट, यहां तक का हम ये भी सेम बात है, डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन का मतलब है कोई नया प्रोडक्ट अगर आप लेकर आ रहे हो तो पहले डिजाइन बनाओ कि कैसा डिजाइन होगा, देन उसके बाद में मटेरियल, और सब कुछ रिपीटेड है इसके अंदर।
क्वेश्चन ये आता है कि सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में आपने अभी तक इतना समझाया, आपने हर बार इसके एडवांटेजेस फायदों की बात करी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का फायदा होता है, क्या सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नुकसान नहीं होता? क्या होता है यार? बहुत बार होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट डिमांड में आ गया तो वैसा उसकी सप्लाई मैच नहीं कर पाओगे, और जब एक बार आप उसकी सप्लाई मैच नहीं कर पाओगे तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी और घटेगी, बढ़ेगी और घटेगी, फ्लक्चुएट होगी। ये बिजनेस के लिए सबसे खतरनाक सीन होता है जहां पर प्रोडक्ट की प्राइस गिर रही है और बढ़ रही है। ये एक डर लगा रहता है। डर ये भी लगा रहता है कि आपके पास में इन्वेंट्री है कि नहीं है, स्टॉक है कि नहीं। पता चला आपके पास में स्टॉक नहीं है तो मार्केट में आपकी गुडविल खराब होती है। आप देखिए, आप खुद देखिएगा, आपका जो घर है उसके पास में अगर कोई शॉप है, मेरे साथ में ऐसा होता था, मैं जब रहता था तो मेरे पास में एक शॉप थी, वो डेयरी थी, सरस डेयरी थी। मैं उसके पास में गया एक दिन, मैंने बोला भैया दूध दे दो, छाछ दे दो, नहीं थी। 2 दिन बाद गया, नहीं थी। 3 दिन बाद गया, नहीं थी। आज तक का दिन है, मैंने जाना ही छोड़ दिया उसके ऊपर। मेरे मन में ये जम गया कि यार इसके पास में तो कभी इन्वेंट्री स्टॉक रहती नहीं है, मार्केट गिरने लग गया उसका, ज्यादातर ऐसा हो रहा है। फोरकास्टिंग हम बहुत बार करते हैं, हम ये सोचकर चलते हैं कि एक काम करता हूं, अभी इस महीने कम प्रोडक्ट बनाता हूं, उस वाले महीने में डिमांड ज्यादा आती है फिर बना दूंगा। या फिर हम ये बनाकर रख लेते हैं कि अभी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाकर रख लो, फ्यूचर में जब ज्यादा डिमांड आएगी तो एक बार में हम सप्लाई कर पाएंगे। भाई साहब कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, आपने ज्यादा बना के रख लिया, डिमांड आई नहीं, उसको खराब हो जाएगा वो, है ना। तो डिमांड जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से पक्की नहीं है, तो ये कुछ चीजें जो हैं वो प्रॉब्लम भी होती है। रिसेंट ट्रेंड है, कुछ भी नया आ जाता है। आज सोचिए, पहले जब मोबाइल आए थे तब कीपैड वाले मोबाइल आए थे, लोगों ने यूज किए, क्या किसी को ये पता था कि कीपैड वाला मोबाइल एक वक्त पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ टच चलेगा? आज देखिए जो वॉचेस हैं उनका कितना मार्केट डाउन हो गया। बस जो बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े लोग हैं, या कुछ जो लोग जिनकी आदत में है, सिर्फ वही लोग वॉचेस को यूज कर रहे हैं। वरना मैं ये बोल सकता हूँ 100 में से कम 60% लोग, बल्कि ज्यादा लोग ऐसे हैं जो वॉचेस यूज नहीं करते, मोबाइल ने उनको। रिसेंट ट्रेंड है, कब क्या चेंज हो जाएगा ये नुकसान भी कर सकता है आपको। तो सप्लाई चेन के सिर्फ फायदे नहीं होते, कुछ नुकसान भी होते हैं। एक बार चैट बॉक्स पर मुझे ये बता दें यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई। अगर कोई भी डाउट है आप बिंदास पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझाऊं, जल्दी बताएं मुझे। ठीक है, अच्छा मुझे ये बता दें आप कि आप लोगों की क्लास मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले से चल रही होगी शायद, तो अब क्योंकि मैं इसको स्टडी नोटबुक को आज कंप्लीट करवा दूंगा, थोड़े बहुत टॉपिक बचे, 3-4 टॉपिक छोटे छोटे, वो मुझे कंप्लीट करवाने हैं, है ना। तो अगर आप लोगों को ब्रेक चाहिए बीच में तो आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं, मैं 5-10 मिनट का आपको ब्रेक दे दूंगा अगर आपको रिफ्रेश होना हो। ठीक है जी, बता दीजिए। हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुने इसको, क्वेश्चन आया हुआ है इससे एग्जाम में। हमारे टॉपिक का नाम है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है उसका मतलब क्या होता है, देखिए। अब देखो HDFC बैंक का एक एडवर्टाइजमेंट देखो, नाउ योर रिलेशनशिप मैनेजर इज जस्ट अ कॉल अवे 24/7। समझ रहे हो आप 3 चीजें देखो, HDFC बैंक मतलब कंपनी, वो मैनेजर, और एक आप खुद। देखो इस कंपनी ने आपके साथ में रिलेशन बनाने के लिए एक बंदा बीच में अपॉइंट करके लिखा 24/7। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब, रात के 2 बजे मुझे पता लगा कि मेरे अकाउंट में 1 रुपया डिडक्ट हो गया, मैं रात को इसको फोन घुमा दूं? ये मेरे से ये नहीं बोलेगा भाई साहब रात के 2 बजे कैसे कॉल कर, अबे तेरी कंपनी ने बोला है वे, जस्ट अ कॉल अवे 24/7, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहले सिर्फ एग्जांपल समझते रहे। जेठालाल बागा से बोल रहा है कि बागा बॉय हमें अपने ग्राहक को 15 महीने की आफ्टर सेल सर्विस देनी है, कस्टमर खुश रहना चाहिए, कस्टमर नाराज नहीं हो जाए, 2 महीने की फ्री रिपेयरिंग फैसिलिटीज देंगे हम, कस्टमर हमेशा खुश रहना चाहिए।
और अगर देखें तो और देखो, ऐसा यहां पर ज्यादा होता है, ये जो कॉमर्स के जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनके अंदर ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, कोई स्टूडेंट आया, स्टूडेंट बोला मुझे सीए, सीएस या सीएमए की कोचिंग लेनी है। ये जो इंस्टीट्यूट वाला होता है, फूला नहीं समाता खुशी में, मन में गाना बजता है इसके बाहरों फूल बरसाओ, है ना। ये स्टूडेंट से बोला आओ हमारे सिर पे बैठो, आज से आप हमारे माई बाप को, अब हम आपको पूरे साल पढ़ाते रहेंगे, टेस्ट लेंगे आपका, नोट्स देंगे आपको, जब जब चैप्टर चल रहा होगा तब तब हम आपसे बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम है डिस्कस कर लो, पूछ लो पूछ लो पूछ लो, लेकिन तब आप सो रहे होंगे, आप 2 महीने बाद में अचानक से होश में आएंगे, तब आप बोलेंगे हाँ जी मुझको आज प्रॉब्लम है, फिर हम आपकी डाउट भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लो, अपना एक्स्ट्रा टाइम देंगे आपको। फिर बाई चांस मान के चलो अगर आप फेल हो जाते हो तो दोबारा से आ जाना, फिर दोबारा से पढ़ाएंगे। क्यों कर रहे हो ऐसा? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर खुश रहे, उसको उस तक पहले मार्केटिंग करके बात पहुंचाओ, ये प्रोडक्ट हम लेकर आ गए हैं, बेचो उसको, फिर एनालिसिस दो, बढ़िया है प्रोडक्ट नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस दो उसको, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसको मैनेज कर, फोन करो कि साहब आपने पिछले साल एसी खरीदा था, सर्विस करवा दूं क्या उसकी। ये चीज है। जब कोई बंदा खरीदने आ रहा है, फाइनेंस की सर्विस, बजाज, आप बंदे वो कंपनी वाले बोलते हैं भाई साहब कैश में नहीं लेना चाहते, ईएमआई पे ले लो, बजाज फाइनेंस से हमने कर रखा है। ये सब चीजें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देखो इसमें लिखी भी हुई है ये बात। हमें जब कंपनीज को अपनी सेल्स बढ़ानी होती है तो कंपनी क्या करती है? कस्टमर सर्विस अच्छी करती है। अगर उसे मार्केट में शेयर बढ़ाना होता है, अगर उसे कस्टमर की लॉयल्टी चाहिए, अगर वो अपनी कॉस्ट कम करना चाहती है, कस्टमर से अपना रिलेशन अच्छा करना चाहती है, तो इस टेक्निक का यूज लेती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टेक्निक का। ये एक तरीके की बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर हर कंपनी ये कोशिश करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के रिलेशन में रहे, कस्टमर के सामने आती रहे, जिससे उसको ये पता रहे कस्टमर को कि हम आपके लिए हैं, अगर आप हमसे प्रोडक्ट खरीदोगे हम आपको बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। समझो कस्टमर क्या चाह रहा है, रिटेन करो, नए कस्टमर अट्रैक्ट करो, उनके साथ में अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स करो, अपना भी प्रॉफिट करो, उनका भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट करो, कस्टमर जो है उनको उनकी कॉस्ट ज्यादा मत आने दो। ये सब काम करोगे तो कस्टमर्स का तुम्हारे ऊपर भरोसा बढ़ जाएगा। ये जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है इसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के नाम से बोला जाता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है ये, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है ये, है ना। और इसमें कंपनी बहुत सारे तरीके देखती है। आज के टाइम पे देखो कितने सारे तरीके हैं, कस्टमर सर्विस अलग खोल दो, कॉल सेंटर अलग खोल दो, सोशल मीडिया पर अलग खोल दो, अपनी एक अलग से टीम बना दो, घर पे जाकर फ्रंट वर्कर्स को अपॉइंट कर दो कि तुम घर पे जाके पूछोगे सभी से, बैक एंड वर्कर्स को कर दो, वो लोग मैसेजेस के थ्रू बोलते हैं क्वेरी है तो यहाँ पर पोस्ट कर दो अपनी क्वेरी। किसी ना किसी तरीके से कस्टमर जो हैं उनको सेटिस्फाई किया जा रहा है, सेटिस्फाई किया जा रहा है। देखो ये सब लिखा हुआ है। मुझे एक बार चैट बॉक्स पर बताएं क्या ये समझ में आया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। ये आप ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 99% चांसेस है। देखें अब आगे, स्टूडेंट मेरे को ये बोलता है कि सर मुझे समझ में आ गया कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, सर समझ आ गया, सर मुझे ये बता दो कि, और बच्चा ये बोलता है सर प्रैक्टिकली देखें तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब तो ये हो गया ना कि कस्टमर को आप खुश कर रहे हो, कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कस्टमर को आप जाने नहीं दे रहे हो, कस्टमर से धीरे धीरे आप बिजनेस लेकर आ रहे हो। सर ये कैसे होता है, इसके क्या कुछ टाइप्स होते हैं क्या सर? मैंने कहा हाँ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के टाइप्स होते हैं, आप उनको पार्ट्स भी बोल सकते हैं। सर कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। सर तीनों टाइप एक बार समझा दो। समझा देता हूं, एग्जाम्पल देख लो समझ में आ जाएगा, आराम से देखो। एक मिनट, एग्जाम्पल देखो, ये है हमारा सर्किट, ये है हमारे मुन्ना भाई। सर्किट बोला भाई ये कंपनी वाले अपन को बार बार मैसेज करते हैं कि एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री, क्यों करते हैं? मुन्ना भाई बोले बोले ये कंपनी के चौंचले होते हैं, ये कंपनीज की स्ट्रेटेजी होती है, अपना धंधा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ऐसा करती है। सर्किट बोला बोला ठीक है भाई, आपने बोला
कि कंपनियां हमको इस तरीके के मैसेज इसलिए करती हैं जिससे हम अट्रैक्ट हो जाएं और हम सोचें एक पे एक फ्री मिल रहा है, चलो खरीद लो, सेल चल रही है। पर भाई एक बात बताओ ना, देखो ये अपनी मोहल्ला है, ये अपना मोहल्ला, और थोड़ी सी पास में ये शानदार सोसाइटी है जहां पर अमीर लोग रहते हैं। यार ये एक पे एक फ्री वाले जो मैसेज है ना, मैंने देखा है मुन्ना भाई, ये अपने मोहल्ले के लोगों को आते हैं। यहाँ सोसाइटी वाले लोगों को ये एक पे एक फ्री वाले मैसेज नहीं आते, उनको तो कुछ दूसरे ही मैसेजेस आते हैं, कुछ दूसरे मैसेज आते हैं। ऐसा क्यों? मुन्ना भाई बोल रहे हैं, देख ये कंपनी क्या करती है ना, कंपनी आइडेंटिफाई करती है। कंपनी क्या करती है, कंपनी जो उसके कस्टमर है ना, उनके कस्टमर के तरीकों को समझती है कि कौन सा कस्टमर किस चीज से टूटता है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक पे एक फ्री पे टूट जाते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो एक पे एक फ्री पे नहीं टूटते, उन्हें सेल नहीं चाहिए, उन्हें क्वालिटी चाहिए, कंपनी उनको क्वालिटी वाले मैसेज करती है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमको तो उस वाले प्रोडक्ट को खरीदने में मजा आता है जिसमें लिखा आ जाता है ना कि अब 20% एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, सेम प्रोडक्ट में 20% और दे दिया जा रहा है उसी। बहुत सारे कस्टमर ऐसे, ये कंपनियां क्या करती हैं, कंपनियां आइडेंटिफाई करती हैं कस्टमर के पुराना जो उसका डेटा है ना, उसके बेसिस पर उसने किस तरीके की परचेजिंग करी है, किस तरीके की थिंकिंग है, किस तरीके का आदमी है, किस तरीके के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, इन सब की जब ये कंपनीज वाले इंक्वायरी कर लेते हैं, उसके बाद में फिर ये इसको पटाते हैं। इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल सीआरएम। एनालिटिकल सीआरएम, ये पर्पस जो होता है एनालिटिकल सीआरएम का, वो कस्टमर डेटा को एनालाइज करना होता है, देखना होता है कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कस्टमर जो है वो किस तरीके से, किस तरीके के गुड्स और सर्विस खरीदना चाहता है, उसका पैटर्न क्या है, वो किस तरीके की चीजों को, उसको हम किस तरीके की मार्केटिंग करें कि वो खरीद लेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको आप ये मार्केटिंग करके दे दो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं आपको, देखो ऐसा बहुत बार होता है, जैसे हमारी मॉम या डैड है, उनकी अब एज काफी हो गई है ना, तो पैरों में हाथ में दर्द होता है, तो टीवी पे हम ऐड देखते हैं जिसमें आता है कि ये फलानी कंपनी ने इसको ऑथोराइज किया, गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज किया ये पैरों के दर्द के लिए। तो आदमी क्या सोचता है, अरे यार मम्मी के लिए ले लेता हूँ, फंस गया वो आदमी यहाँ पे। वो जो कंपनी है ना, उसे पता है कि कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो इन चीजों में फंसेंगे, कुछ ऐसे फंस जाते हैं कि फ्लिपकार्ट जो है उस पे फलाना सेल चल रही है, दिवाली की चल रही है, होली की चल रही है, इसमें फंस जाते हैं। ये एनालिटिकल सीआरएम है, कंपनी जो है ना वो कस्टमर का डेटा निकालकर इस तरीके की चेकिंग करती है। सर्किट बोला, मुन्ना भाई यहां तक की बात आपको मुझे समझ में आ गई, लेकिन अभी मेरे सवाल खत्म नहीं हुए। बोला बता। बोला मैंने सुना है ये अलग अलग तरीके होते हैं। आपने बोला एनालिटिकल सीआरएम के अंदर कस्टमर का डेटा निकाल के उसका मेथड समझती है, पैटर्न समझती है, मुझे ये बात समझ में आ गई एनालिटिकल सीआरएम क्या होता है। पर इसमें भी अलग अलग स्टेप्स, अलग अलग तरीके होते हैं ना। बोले हाँ होते हैं, जैसे अप सेलिंग प्रोसेस होता है, जैसे क्रॉस सेलिंग प्रोसेस होता है। बोले ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग ये क्या होता है, एक बार ये समझाओ। बोला मैं समझा देता हूँ, पहले क्रॉस सेलिंग समझो क्या होता है। क्रॉस सेलिंग क्या होता है, ये एनालिटिकल सीआरएम का ही टेक्निक है। ये होता क्या है, ध्यान से देखो। एक बियर बार है, बियर, ये इससे बोल रहा है, बोला सर्किट तेरे को पता है हम बियर पीने जाते थे, हम कौन से वाले बार में जाते थे। बोला इस बाज बियर बार में जाते। बोला काई को जाते थे इस पे, और किसी में क्यों नहीं जाते थे। बोला क्योंकि ये बार वाला ना जब बियर देता था साथ में ना पापड़ चटनी पीनट्स ये सब फ्री में देता था। हाँ, एक पे एक फ्री, शैम्पू खरीदो कंडीशनर फ्री। क्रॉस सेलिंग, एक पे एक फ्री, क्रॉस सेलिंग। बंदा फंसता है यहाँ पे, बोला चलो बियर पियेंगे फलाना मिल जाएगा साथ में, क्रॉस सेलिंग। सर्किट बोला भाई ये समझ में आ गया, क्रॉस सेलिंग का मतलब है एक पे एक फ्री। आपने बोला अप सेलिंग नाम की भी चीज होती है, ये क्या होता है। बोले समझ तूने जियो या वोडाफोन या एयरटेल इनसे कुछ रिचार्ज करवाया, रिचार्ज 28 दिन का है, लेकिन ये तेरे को खुश करने के लिए क्या बोल देते, बोला 28 दिन का रिचार्ज हमने एक्सटेंड कर दिया, हम तुमको इतना एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो आता है ना मैगी का पैकेट जो है वो पहले इतना था लेकिन अब इसी में हमने 20% अप सेलिंग। अब इसको सर्किट को सब बातें समझ में आ गई है। एनालिटिकल सीआरएम का मतलब है कस्टमर जो है उसका डेटा निकालो, चेक करो वो किस तरीके का बिहेवियर है, कैसा सामान खरीदना चाहता है, और उसको क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग में फंसा ले। तो मुझे बताएं ये जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है इसके जो टाइप्स है उसका मैंने पहला टाइप आपको बताया, क्या ये समझ में आया एनालिटिकल सीआरएम। नहीं आया, आया चैट पर बताएं, अगर डाउट है बिंदास पूछें।
मैसेज आ रहा है मेरे पास में कि सर समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिव सीआरएम। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेटिव सीआरएम। ये ऑपरेटिव सीआरएम क्या होता है? अरे ये तो सबसे ही बढ़िया होता है, ये तो सबसे बढ़िया होता है। कंपनी जो है ना, कंपनी वो अपने बंदे को बोलती है कि पर्सनली फीडबैक लेकर आओ, जाओ। कस्टमर इससे बड़ा खुश होता है। देखो ये आया लड़का मैडम के पास, बोलो मैडम आपने हमारी कंपनी से फलाना प्रोडक्ट खरीदा था, आपको कैसा लगा, कोई प्रॉब्लम, सर्विस करवा दूं? मैडम प्लीज अपना फीडबैक दे दो, हमारे रजिस्टर में एंट्री कर दो। ऑपरेटिव सीआरएम, एक्चुअल कांटेक्ट, एक्चुअल कांटेक्ट। तो दो टाइप समझ लिए। पहला टाइप हमने क्या समझा? पहला टाइप जो है वो हमने समझा एनालिटिकल सीआरएम। और एक और चीज स्टूडेंट मैं आपको ये भी बता दूं, आप सोचो कि सर इसके अंदर इतना सारा कुछ है, जो मैंने बोला है ना वही कुछ है, मैं नहीं लिखा है इसके अंदर, जो है जो मैं बोल रहा हूं ना वही इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपको अभी क्लास में ये सब बातें समझ में आ रही है तो अंदर का लिखा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डाउट्स पूछ सकते हैं आप लोग। ये हो गया ऑपरेटिव सीआरएम। मुझे बताएं क्या ये समझ में आया? यहां तक हमने दो टाइप पढ़ लिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। लगातार क्वेश्चन आए हैं इस वाले टॉपिक से, लगातार क्वेश्चन आए हैं, अभी हम देखेंगे उनको। नेक्स्ट आ जाता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। बोला साहब कोलैबोरेटिव सीआरएम क्या होता है? बोला कोलैबोरेटिव सीआरएम तो बहुत ही ज्यादा इजी होता है। बोला कैसे? बोला देखो एग्जाम्पल के तौर पे ना आप एक चीज समझने की कोशिश करो। आज एक कोई प्रोडक्ट बिका, अब देखो उस प्रोडक्ट के अंदर कमियां अलग अलग हो सकती हैं। सोचो 30 कस्टमर ने वो प्रोडक्ट खरीदा, आप ना कभी उस पे जाइएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, और आपको कोई सामान, मेरे को ना एक बार हेडफोन्स खरीदने थे अच्छे वाले, तो मैंने कुछ मेरे जानकार थे, उन्होंने मेरे को बताया कि यार ये वाला हेडफोन अच्छा है, ये वाला हेडफोन अच्छा है, तू चेक कर ले। मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जाके जब उसको चेक करने लगा तो मैं रिव्यूज में चला गया। वहां पे पता है एक बंदा बोल रहा है कि वॉइस सही है, फलाना सही है, लेकिन बैटरी खराब है। एक प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम बोला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, पैकिंग अच्छी नहीं थी, पैकिंग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम निकाल दी। तीसरा बोला सब बढ़िया है, लेकिन जो डिलीवरी वाला आया था ना वो बढ़िया लड़का नहीं था। तीसरी प्रॉब्लम, पता है अलग अलग डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम निकल रही है। अब यार आप इस वाली पता चला आप कस्टमर से बस इसी प्रॉब्लम के ऊपर अड़ रहे हो, कस्टमर बोल रहा है ये तो मुझे है नहीं ना, या ये थी तुमने सॉल्व कर दी, बाकी की भी तो प्रॉब्लम है, तो क्या करें? तो एक काम करो यार, एक कस्टमर का जो डेटा है ना, कस्टमर के डेटा को अपनी कंपनी के सभी डिपार्टमेंट्स में फैला दो, जिससे सभी डिपार्टमेंट वाले बता देंगे कि इस कस्टमर की कहां पर कोई समस्या है, फिर उसको कम पूरी तरीके से सॉल्व करो। कोलैबोरेशन कर दो ना यार भाई, कोलैबोरेशन कर दो यार। कंपनी के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको मिलकर कर। सर क्या ये इजी होता है? हाँ होता है, इजी होता है, अच्छा होता है, फायदेमंद होता है। सर क्या ये हमेशा सक्सेसफुल होता है? नहीं यार, कभी कभी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता। सर क्यों नहीं हो पाता? अरे कंपनी के डिपार्टमेंट वाले जो होते हैं ना वो एक दूसरे से चिढ़ते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है, गधे हैं वो, चिढ़ते हैं एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन नहीं देते, इस वजह से नहीं हो पाता। अदरवाइज तो बहुत अच्छा है। सर एक बात और बताओ सर, अगर सर कोई छोटी कंपनी है सर अगर कोई छोटी कंपनी है, वो तो सर उसमें तो कस्टमर ज्यादा नहीं है, तो वो तो बड़ी जल्दी से फ्रंट वर्कर्स के थ्रू, अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू जल्दी से पता लगा लेगी किसको क्या प्रॉब्लम है। सर अगर कोई बड़ी कंपनी है सर, तो सर वो कैसे? फिर टेक्नोलॉजी भी तो आ गई है ना यार आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजीज की भी तो हेल्प लो ना भाई, बड़ी कंपनियों के लिए। तो बड़ी कंपनियों के लिए आप स्मॉल कंपनी जो है वो फ्रंट वर्कर्स के थ्रू कर लेंगी, बड़ी कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर लो।
सर मुझे अब समझ में आ गया कि 3 टाइप के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बता दिए आपने, एक एनालिटिकल जिसके अंदर अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग भी समझा दिया, एक ऑपरेटिव और एक कोलैबोरेटिव। एक बार सभी बच्चे मुझे चैट पर ये बता दें यहां तक की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई, अगर प्रॉब्लम है बिंदास पूछ। ऐसा तो नहीं है अभी तक बोर हो गए हो, ऐसा तो नहीं है ना भैया बोर हो गए हो? समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ब्रेक चाहिए हो आप लोग, मुझे नहीं पता आपकी कब से क्लासेस चल रही होगी, ब्रेक चाहिए तो बोल दीजिएगा, 5-10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा बीच में। क्वेश्चन आता है सर ये क्यों कर रहे हो सर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो? अबे यार सब तो पता है, देखो कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हो, इफेक्टिविटी बढ़ रही है, बिजनेस एक्टिविटीज का सपोर्ट मिल रहा है, कंज्यूमर एक्टिविटीज को सपोर्ट मिल रहा है, कॉल सेंटर ओपन, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये सब काम कर लो कंपनी का फायदा होने लग जाएगा। फुल्ली ऑटोमेटेड बना दो आज के टाइम पे, ये सब चीजें कर लो, कॉल सेंटर बना लो, ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद वाली बात है। सर इसके एडवांटेज ही एडवांटेज है, जो इतना दिखा जा रहा है वो सब एडवांटेज है। देखो कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है, देखो प्रोडक्ट अच्छे से डेवलप हो रहा है, देखो क्वालिटी भी बढ़ रही है, देखो ज्यादा प्रोडक्ट बेच पा रहे हो, देखो कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो पा रहा है आपका, मार्केटिंग कितनी बढ़ रही है, बिजनेस कितना ट्रबल फ्री, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्मूथली रन कर रहा है ना, कस्टमर को ज्यादा टाइम मिल रहा है, आप जो है वो कंपटीशन के अंदर, आप कंपटीशन के अंदर अलग ही नजर आ रहे हो, आपको जो है कोर कॉम्पिटेंसी मिल रही है, स्टाफ आपका मोटिवेट होता चला जा रहा है, आप क्या नाम है आगे के लिए अच्छी प्रेडिक्शंस लगा सकते हो कि अब तो हमारा धंधा बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्यों ना हम इसको और ग्रो करवाएं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से बड़ा फायदा होता है, ये एडवांटेजेस है इसकी। यहां तक एक बार सभी बच्चे मुझको बताएंगे यहां तक की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो एक बार मैं आप लोगों को इसके ना वो समझा देता हूँ, क्वेश्चन जो आए हुए हैं एक बार क्वेश्चन देखो। अभी टॉपिक बचा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का टॉपिक अभी बचा है, मैं दोबारा अभी और करवाऊंगा जितना बचा है, बट अभी तक जितना पढ़ा उसके देखो पहला जो आपका क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आपसे बोल रहा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में आया हुआ है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बता दो, अभी अभी तो बताए इतने सारे, ये भी दिसंबर 2019 में है। अब दिसंबर 2018 में आया हुआ है ऑपरेटिव कोलैबोरेटिव को बता दो, 3 नंबर का। नेक्स्ट आया हुआ है ऑपरेटिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, जून 2018। देखो लगातार आते जा रहे हैं 3 नंबर। नेक्स्ट देखो कि ये वाला मैं अभी समझाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया नहीं है, ये अभी मैं टॉपिक करवाऊंगा, रिस्क से रिलेटेड है वो समझाऊंगा। फिर देखो ये आया हुआ है जून 2017 में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है 4 नंबर, इसके एडवांटेजेस बताओ 6 नंबर, टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आए हैं, और अगर अब क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से आप अटेम्प्ट कर पाओगे शायद। अब देखें, अब बात आती है कि सर आपने बोला कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एडवांटेजेस होते हैं, सर हमें समझ में आ गए, ये क्या होता है समझ में आ गया, 3 टाइप भी समझ में आ गए। सर हमें ये बता दो कि क्या इससे रिस्क, इसको रिस्क को सर हम दूसरी भाषा में लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस बोल दें, क्या इसके ये भी होते हैं? क्या होते हैं? होते हैं सर। कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं भाई, समझो आप कि किसी कंपनी ने बोला अपने कस्टमर से कि आपको जो प्रॉब्लम है वो इस वेबसाइट पे पोस्ट कर दो, और कंपनी जो भी वेबसाइट, लोग जो वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं पता चल रहा है उसको कोई चेक ही नहीं कर रहा है, पता चल रहा है वेबसाइट ही एक्सपायर हो चुकी है, पता चल रहा है आपकी टेक्नोलॉजी सही नहीं है, पता लगा कि कंपनी ने ये जो लिखा हुआ है, देखो कंपनी ने ये जो लिखा हुआ है कि 24x7 24 घंटे 7 दिन कॉल करो, मैंने कॉल किया वो मेरे पे नाराज हो गया, बोला भैया रात को पार्टी में आया हूँ तो यार 1 रुपया पूछ रहा है तेरा अकाउंट से कैसे कट गया। मैंने कहा साहब कंपनी ने बोला है 24 घंटे 7 दिन। ये होता है कभी कभी, जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ है वो उसमें लड़ने लग गया, हम तो उस बात को गलत लेकर चले जाएंगे ना, तो रिस्क भी है, रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है कि पोटेंशियल डिसरप्शन हो जाता है, एक बार में बहुत सारे कस्टमर्स आ गए,
अच्छा, इसमें ये भी होता है क्योंकि आप कस्टमर के बिहेवियर को देख रहे हो, तो कस्टमर की प्राइवेसी भी, आजकल कोई बंदा ऐसी चीज खरीद रहा है जो बताना नहीं चाहता दूसरे को, प्राइवेसी में घुस गए आप कि वो क्या क्या प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये उसको पसंद नहीं है। उसके अलावा आप देखो कभी कभी प्रोसेस इनएफिशिएंट हो जाता है, कभी कभी हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता, कस्टमर सर्विस हमारी इतनी अच्छी नहीं रह पाती है, हमारे जो टारगेटेड सेल्स हैं हम उतने तक अचीव नहीं करते हैं, कंपनी बरस पड़ती है, पैसा काट लेती है हमारा, है ना, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है। हमने एक कंपनी जो है, आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले आया था कि अन अकेडमी इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो डेटा है, वो डेटा जो है वो हैक हो गया, और ये भी आया था कि वो डेटा जो है वो बेचता है, राजस्थान गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो डेटा बेचती है, तो डेटा गलत हाथों में जा रहा है। ये सब चीजें जो हैं, ये सब लिमिटेशन भी है। एक बार चैट पर मुझको बताएं बच्चे, क्या आप लोगों को ये समझ में आया रिस्क से रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके, एक बार बता दो मुझको। और मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर नहीं आई समझ में या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप बिंदास मेरे से बोल सकते हो, 10 बार मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा भी समझा सकता हूँ आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अलग अलग एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ। इसी बात को देखो, सीआरएम को मैं दोबारा से भी बोल देता हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी कभी कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाता है, जैसे ना बहुत बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, ये इनसे जैसे कभी इंस्टीट्यूट में शिवम जी हो गए, अक्षय जी हो गए, वो मेरे से ऐसे बोलते हैं, बोला सर हम क्या करेंगे कि हम जो है ना वो बच्चों को पहले क्लास में पढ़ाएंगे। मैंने कहा अच्छा। बोला सर फिर क्लास में पढ़ाने के बाद में फिर उनका रिवीजन भी करवाएंगे। मैंने कहा अच्छा। सर कोई बच्चा एब्सेंट हो गया ना, उसको हम रिकॉर्डिंग भी देंगे। मैंने कहा अच्छा। बोला सर जब रिवीजन हो जाएगा ना, उनके बाद में उनके टेस्ट लेंगे। अच्छा। फिर सर उनके बाद में उसके डाउट भी सॉल्व करेंगे। मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूंगा मैं बता देता हूँ, मैं क्लास लूंगा सर, क्लास लेते वक्त मैं सभी डाउट्स क्लियर करूंगा, मैं क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करवा दूंगा, मैं हर चैप्टर का टेस्ट ले लूंगा। लेकिन सर मैं इनको जिमाऊंगा नहीं, ये कोई दामाद नहीं है जो एक बार मैंने ये एडमिशन ले लिया उसके बाद में फिर इनको पढ़ाओ रिवीजन करवाओ, ये खुद कर लेंगे, करना होगा फाइनल में आगे, मेरे बस की नहीं है इतना कुछ। बोले सर इससे क्या है सर, ये कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। मैंने बोला, मैंने कहा सर अगर कस्टमर सेटिस्फाई होना होगा ना, एक बार में हो जाएगा, अगर मैं बढ़िया पढ़ा लेता हूँ वो एक ही बार में सेटिस्फाई हो लेगा, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसको 25 बार पढ़ा दूं वो तब भी सेटिस्फाई नहीं होना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, कुछ ही कर लो उसको। बहुत बार ऐसा होता है डेटा आपका सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच हो गई, बहुत बार ऐसा होता है आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाए, कंपनी आपसे चिल्ला रही है ना, वही सेम पॉइंट है, बस उसको मैंने और अच्छे से यहाँ पे लिख दिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कमर्शियल रिस्क आ जाती है, कंपनी जो है उसके पास में पैसा नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक जानकार है, हर्षित नाम है उसका, वो आईएएस की कोचिंग देता है ऑनलाइन, और इतना शानदार पढ़ाता है ना वो, मतलब बहुत ही बेस्ट, मेरे को वो बहुत पसंद है, बहुत बढ़िया लगता है वो मुझे, इतना अच्छा पढ़ाता है वो, यूट्यूब पर पढ़ाता है वो, और उसने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई। पता है उसकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं आया, ट्रैफिक का मतलब ज्यादा लोग नहीं आए, लोग, अब वेबसाइट चलाने का खर्चा बहुत होता है, हर साल का खर्चा होता है, लोगों को अपॉइंट करके रखना पड़ता है, डेली के करंट अफेयर्स डालने पड़ते हैं, खर्चा हो रहा है, ट्रैफिक नहीं आया। लास्ट में उसको क्या करना, लास्ट में ना उसने बंद कर दिया, बोला यार मोहित मैं बंद कर रहा हूँ यार इसको, ये यूट्यूब पे वो सब तो चलता रहेगा मेरा जो चल रहा है, वेबसाइट पर कमर्शियल रिस्क हो जाए, पैसा वैसा नहीं है, आदमी को बंद करना पड़ जाता है। वो यही सब चीजें हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये सब। एक बार मुझे आप सब ये बता दें, यहाँ तक का अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है अगर उसमें किसी भी प्रकार का आप लोगों को डाउट है, आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आगे कंटिन्यू करूं मैं? लास्ट टॉपिक है ये, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, चैप्टर खत्म है। लेकिन मैं एक बात आपको दोबारा से बोल देता हूं, आप लोग आज ही, अभी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं नोट्स आपको भेज चुका हूं, आप लोग घर पे जाके इसको रिवाइज कीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं वो सभी क्वेश्चन, क्योंकि आपको 2017 तक के क्वेश्चंस करने हैं, जून 2017 तक के क्वेश्चन करने, उससे पहले के नहीं करने आप। क्लियर है ना ये बात? जून 2017 तक जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब यहाँ पर मैं इस चैप्टर के आपको दिखा चुका हूँ।
इस चैप्टर का अगर आप मेरे से वेटेज पूछो तो नॉर्मली इस चैप्टर का वेटेज 10 से 12 नंबर का रहता है। ऑब्जेक्टिव में कम से कम एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आप ये मान लेते हो और अगर 10 नंबर का भी आ चुका है, 3 नंबर का भी आ चुका है, ओवरऑल आप 11 नंबर ले सकते हो। 11 से अंदर अंदर इस चैप्टर से आता है। लास्ट टॉपिक है, बकवास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। देख, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर की प्रॉफिट ये देखना होता है। अच्छा एक चीज और बताएं आप, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। जैसे मेरा एक खुद का इंस्टीट्यूट है, मोहित बंसल क्लासेस। मुझे ये बताइए, एक तो मैं सिर्फ अपना प्रॉफिट देखूं और एक मैं अपने कस्टमर्स का भी प्रॉफिट देखूं। मुझे बताइए, अगर ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, कौन से वाले केस में मेरा बिजनेस ज्यादा लंबा चलेगा और ज्यादा अच्छा चलेगा, जहां मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा? दूसरे वाले कस्टमर का प्रॉफिट देखना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ अपने प्रॉफिट पे नहीं रह सकते, है ना। आपने सुना भी होगा, आपके घर में अगर खुद कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो आपके घर वाले भी बोलते होंगे, या आप कोई खरीद के लाते हो ना सामान, आप खरीद के लाए 500 रुपए का सामान, छोटा सा सामान, आप क्या बोलते हो, अबे यार पैकिंग तो कम से कम बढ़िया दे देते यार, 500 रुपए दिए हैं, कम से कम पैकिंग। कस्टमर चाहता है कुछ चीजें, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं क्या उससे कस्टमर को फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे को उसका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मेरे पढ़ाने से बच्चे को फायदा नहीं हो रहा है, वो नहीं पढ़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। अगर उसका फायदा है तो वो पढ़ेगा। आपको कस्टमर फोकस पढ़ाना पड़ेगा अपना, आपको शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, आपको उन्हें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको उनके दिमाग में फिट करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है। आज अगर मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को बच्चों को बताना पड़ेगा कि मैं खुद पढ़ा लिखा इंसान हूं, आप भरोसा करें, लॉयल रहें, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड एग्जाम में आता है। कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी जी। कस्टमर का आपको लॉस कम करना पड़ेगा, कस्टमर का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, आपको उनके इस पोजीशन में लाना पड़ेगा कि कस्टमर हमेशा विन विन पोजीशन में रहे। उससे कॉस्ट कम करो, प्रॉफिट बढ़ाओ, ये सब चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। कस्टमर का भी प्रॉफिट का एनालिसिस करना है। क्या ये समझ में आई बात आपको? यहां तक सिंपल है, इसके अंदर खुद लिखना है आपको, ऐसा कुछ है नहीं जो इसमें मैं अलग से समझा दूं। बट इतना ध्यान रखना, ये टॉपिक सिंपल सी बात बोलता है, कस्टमर के प्रॉफिट का ध्यान रखो। कंपनी सिर्फ अपना ध्यान रखेगी तो बर्बाद हो लेगी, ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। यहाँ पर आपका ये जो स्टडी नोट 1 है ये खत्म होता है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुन लें आप सभी बच्चे, एक बार सुन लें। यहाँ पर ये स्टडी नोट आपका 1 खत्म होता है। कल की क्लास जो होगी आपकी, उसमें मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा। एक चीज मैं बता दूं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं बता चुका हूं। मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। बचे हुए क्वेश्चन भी हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे इसके। तो कल इस चैप्टर का मैं एक तरीके से रिवीजन करवाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात, मेरे पास में अभी भी सुबह भी एक बच्ची का कॉल आया था कि सर मुझे वीडियो चाहिए होगी। मैं आपको बता दूं, मेरा एक चैनल है, उसका नाम यूट्यूब पर है, वो मोहित बंसल क्लासेस करके उसका नाम है। उस पर 1-2 दिन में, शायद रात तक या कल सुबह तक, इस स्टडी नोट 1 की पूरा ये चैप्टर जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो किसी को वीडियो चाहिए वो लिंक के थ्रू आज ले ले, बाकी कल यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड हो जाएगा। नोट्स मैं भेज चुका हूँ, बाकी का हम कल देखेंगे। प्रॉब्लम से आप बिंदास 10 बार पूछिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।